जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी 2.0 के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए उसको देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। काउंसलिंग कब शुरू होगी, डीबी के समय कौन कौन से कागजात लेकर जाना है, जिनका रिजल्ट आएगा उनको क्या क्या करना है। चलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से क्विकली देखते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जाँच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द की जाएगी, रद्द समझी जाएगी। मतलब इसमें कहा गया है कि मतलब जो आप ऑनलाइन करते समय जो जो भी कागजात दिए हैं उनका मूल प्रति कागजात आपका डीबी के समय लगेगा। ये क्या है, जिनके पास नहीं रहेगा, जिनके पास ये नहीं रहेगा उनको असफल घोषित किया जाएगा। तो इसमें आगे क्या कहा गया है कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात या दस्तावेज का डाउनलोड कर सत्यापन समय समक्ष प्राधिकार या प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप मतलब डॉक्यूमेंट फार्म भरते समय अपलोड किए हैं उसको फिर से जाकर मतलब बीपीएससी पोर्टल पर जाकर फिर से अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे तो उस पर नया वाटरमार्क लगा रहेगा, वहीं आपको लेकर जाना है, रजिस्ट्रेशन सहित रहेगा और जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। यानी बीपीएससी 1 हुआ था उसमें वो वाला वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। इसमें क्या है, वहीं लेकर जो नया वाटरमार्क वाला है उसको लेकर जाना है, रजिस्ट्रेशन सहित रजिस्ट्रेशन देखिए इसमें उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। फिर इसमें आगे क्या क्या गया है, अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसिल में प्रस्तुत करेंगे, उसको ही लेके जाना है। फिर आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा और वाटरमार्क वाला ही मतलब मान्य होगा। फिर कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने के व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। फिर इसमें नेक्स्ट क्या कहा है, अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य या दिव्यांगता या आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। फिर इसमें क्या गया है कि जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उन्हें दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। फिर आगे क्या कहा गया है, अर्हता में कट ऑफ के बारे में कहा गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। फिर इसमें आगे क्या गया, स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया सकता है और उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। मतलब न्यूनतम इतना आपको अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, न्यूनतम। फिर इसमें ध्यात है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम आरक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। मतलब सबसे पहले जनरल कोटि भरा जाएगा,
अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाए। ऐसे स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी, इस कारण उसमें कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यह एनए नॉट अप्लीकेबल रहेगा। तो इसमें आगे क्या किया गया है कि साथ ही अनारक्षित कोटि का अंतिम रिक्ति पद यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं उसका प्राप्तांक की कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हता भी हो सकता है। मतलब जो आरक्षित कोटि का न्यूनतम जो आपका कट ऑफ रहेगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, आरक्षित कोटि का मतलब वो कट ऑफ हो सकता है। फिर जो स्पष्ट अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता से कम होगा, इसमें कहा। फिर इसमें आगे क्या किया गया है कि यह भी ध्यात है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने आरक्षित कोटि का अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक आरक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। फिर इसमें आगे कहा मेधा सूची में टाई ब्रेकर। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाई होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग थर्ड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों का प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग थर्ड नहीं रहने के कारण इसमें कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। फिर इसमें आगे क्या है, टाई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर 2 में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है, परंतु अन्य कक्षाओं में अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 7 कंडिका 5 के तहत न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हता का आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हता शून्य घोषित किया जाता है और भाषा भाग में प्राप्तांक को टाई ब्रेकर 2 के रूप में नहीं रखा गया है। फिर इसमें आगे क्या कहा गया, टाई ब्रेकर 3rd एवं 4th के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र एवं देवनागरी लिपि एवं वर्णमाला के अनुसार उसमें नाम की वरीयता को दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्तें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील्स 2023 शेयरिंग आउट ऑफ SLPC NOS 23-583-84 ऑफ 2022 एवं SLPC नंबर 23-943 ऑफ 2022 में दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा या DLED की मान्यता समाप्त की गई है। DLED का मतलब जो NIOS से DLED किया था उनका मान्यता यहाँ पर दिया, उनके बारे में दिया गया है। जो NIOS से DLED किया था उनका मान्यता समाप्त कर दी गई, इन्हीं के बारे में दिया गया। फिर इसमें कहा गया है ध्यात है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 के कंडिका 2 में उपकंडिका 26 के तहत यह प्रावधानिक है कि प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार अध्यापक 11 नियमावली 1/2/2023 743 दिनांक 10/4/2023 संसूचित है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसे फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। देखिए कल ही का नीचे 21 दिसंबर 2023। और भी कुछ अलग न्यूज आता है तो आपको बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों के पास शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।